नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग वाले चैप्टर को। और लर्निंग वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, आप जानते हैं कि यदि आप यूपी टेट, सी टेट और आप राजस्थान टेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए लर्निंग वाला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें से क्या होता है, 2 से 3 प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे लर्निंग वाले चैप्टर को, बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी पूरी वीडियो को देखते हैं, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा ही नहीं, बल्कि उनके 2 से 3 4 नंबर उनके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, आइए बात करते हैं लर्निंग के बारे में। तो कहा जा रहा है कि अधिगम की भूमिका क्या होती है। ठीक है, अधिगम की यानी सीखने। देखिए, अधिगम मतलब क्या होता है, आपका लर्निंग होती है। अधिगम का अंग्रेजी शब्द होता है लर्निंग, और लर्निंग को क्या कहा जाता है, आपका सीखना कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं सीखने के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें कही जा रही हैं। देखिए, सीखना एक निरंतर चलने चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। जो सीखना होती है एक निरंतर यानी कि सतत रूप से चलने वाली एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, और जो व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, जो लर्निंग की प्रोसेस शुरू होती है या लर्निंग की जो प्रक्रिया शुरू होती है, कब से प्रारंभ होती है। तो जन्म से ही इसके प्रारंभ हो जाते हैं, यानी कि जन्म से ही इसका प्रारंभ हो जाता है लर्निंग का। तथा यह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति की जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। और व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्ति के जीवन पर्यंत तक लर्निंग कुछ न कुछ चलता रहता है या चलती रहती है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है। देखिए, एक चीज़ हमें ये भी समझना है कि जो परिस्थिति के अनुरूप क्या होता है, परिस्थिति के अनुरूप क्या होते हैं, हमारे जो सीखने की गति होती है या तो घटती रहती है या तो बढ़ती रहती है। और सीखने के लिए कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं होता। ये बात सत्य है कि सीखने के लिए कोई विशेष स्थान निश्चित नहीं होता है कि नहीं, हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए हमें कहीं पर बैठना ही पड़ेगा, तभी हम कोई चीज़ें सीख पाएंगे। उसके लिए एक पेन, कॉपी, हर चीज़ हमें चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर चीज़ें चाहिए, तभी हम सीखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सीखने के लिए कहीं से कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। आप जो चीज़ें करने लगते हैं वहीं से कुछ ना कुछ आप सीखने लगते हैं। सिंपल सी बात इतनी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्ति किसी भी समय किसी से भी कुछ सीख सकता है। देखिए, व्यक्ति किसी भी समय, यहाँ पर कह रहा है किसी भी समय किसी से भी, किसी व्यक्ति से भी कुछ सीख सकता है। और इसी जो सीखने को क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक भाषा में से क्या कहा जाता है, सीखने को ही क्या कहा जाता है, मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम कहते हैं। तो ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि सीखने को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि सीखना जो होता है एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। फिर मैंने आपको बताया जन्म से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत तक कुछ ना कुछ व्यक्ति सीखता रहता है। और सीखने में एक चीज़ें आपको मैंने ये भी बताया कि परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप जो हमारे सीखने की गति होती है या तो बढ़ती रहती है या तो घटती रहती है। और फिर मैंने आपको बताया सीखने की गति, सीखने के लिए कोई विशेष स्थान हमारे यहाँ निश्चित नहीं होता है, हमारे लिए कोई विशेष निश्चित नहीं होता, विशेष स्थान निश्चित नहीं होता है। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि व्यक्ति जो होता है कहीं भी किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकता है। बस उसके अंदर एक डिजायर होनी चाहिए, एक वांछित यानी कि उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए बस। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि मनोवैज्ञानिक जो है, मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। देखिए, मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। अब आइए बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या होती है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग को आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप लोग बढ़िया से समझिएगा। अधिगम का प्रत्यय भी इसे कहा जाता है, अधिगम का प्रत्यय भी कहा जाता है। तो अधिगम जो है जर्मन के लर्निन लर्निन शब्द से बना हुआ है। तो आपके एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा, जैसे पर्सनालिटी शब्द किससे बना हुआ है, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। तो उसी तरह जो आपके अधिगम है, अधिगम जो है जर्मन के लर्निन शब्द से बना हुआ है, और जिसको अंग्रेजी में लर्निंग कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं मित्रों, लर्निंग कहते हैं। अधिगम या सीखना वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। देखिए, अधिगम या सीखना जो होता है इस सामान्यतः क्या है कि एक बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। और लगभग सभी व्यक्ति सीखने के शब्द के अर्थ को समझते होंगे। ये बात सत्य है
कि सभी व्यक्ति सीखने के अर्थ को कहीं ना कहीं जरूर समझते हैं और निस्संदेह अधिगम से अभिप्राय अभ्यास अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से होता है। देखिए, अधिगम से अभिप्राय ये होता है कि हम कोई चीज़ें अभ्यास करते हैं, अनुभव करते हैं उन चीज़ों को, तो उसके द्वारा जो हमारे अंदर जो परिवर्तन आती है, जो प्रक्रिया, जो परिवर्तन लाने की प्रक्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, स्वाभाविक व्यवहार में होने वाले प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन को ही क्या कहते हैं, अधिगम या सीखना कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है स्वाभाविक व्यवहार में, बिल्कुल स्वाभाविक व्यवहार। हाँ, एक बार महसूस करिए, स्वाभाविक रूप से आपके व्यवहार में जो प्रगतिशील परिवर्तन या परिमार्जन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। अब आइए बात करते हैं, एक उदाहरण के रूप में इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, एक बार आप कल्पना कीजिए कि एक छोटा बालक पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है, पहली बार आग को देखकर उसे छू लेता है और जल जाता है, और इससे बालक को एक नया अनुभव प्राप्त हो जाता है। देखिए, इससे क्या होता है, बालक को एक नया अनुभव प्राप्त हो जाता है, और जब बाद में बालक कभी भी आग को देखता है तो उससे दूर होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया है पुराने अनुभव से कि आग को छूने से क्या होता है, आग छूने से वो जल जाता है, या आग को ना छूना सिखा देता है। उसका पुराना अनुभव उसका क्या होता है कि पुराना अनुभव से आग को ना छूना सिखा देता है। और इस तरह क्या होता है, सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीखना अनुभव द्वारा क्या होता है, तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो सीखना अनुभव द्वारा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपने कुछ सीखा और उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं आया तो ये समझ लीजिए आपने कुछ नहीं सीखा। ठीक है। जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मान लीजिए सपोज दैट आप एथिक्स नामक चैप्टर यानी एथिक्स आप पढ़ते हैं, जो आप एक तरीके से कह सकते हैं एथिक्स एक नैतिकता वाले चैप्टर पढ़ते हैं, या नैतिक वाली चीज़ें कोई पढ़ते हैं, या आप मान लीजिए स्वामी विवेकानंद की कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें यदि आप कोई चीज़ें अप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं तो फिर ये समझ लीजिए आपने कुछ सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, क्योंकि आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया सीखना जो है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अब आइए बात करते हैं कि अधिगम सीखने की विशेषताएं, अधिगम या सीखने की विशेषताएं क्या है। देखिए, अधिगम क्या होता है, एक खोज होता है। लर्निंग हमेशा एक कहीं ना कहीं खोज होती है। हर व्यक्ति क्या करता है कि आपने देखा होगा कि रिसर्च के यानी कि खोज के व्यवहार में या खोज को लेकर काफ़ी लोग कितनी दूर तक चले जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके लिए करने के लिए तैयार रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हम सभी लोगों को पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हम जैसे कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कुछ सीखने के लिए हमें जाना पड़ जाता है कई बार। तो बिल्कुल वही बातें कही जा रही है कि अधिगम जो होता है एक खोज करना है। दूसरी बात कही जा रही है, अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। देखिए, ये बात सत्य है, बिल्कुल भी इसे नहीं झुटलाया जा सकता है कि अधिगम जो होता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। और इतना ही नहीं, अधिगम की नेक्स्ट विशेषता कहती है कि अधिगम जो होता है समायोजन में हमारी सहायता करती है। देखिए, अधिगम जो होता है समायोजन में हमारी सहायता करता है, क्योंकि देखिए जब हम कोई चीज़ें सीख लेते हैं तो हम समायोजन की हमारे अंदर कैपेसिटी आ जाती है। देखिए, हम लोग पढ़ते क्यों हैं, हम लोग क्यों एक तरीके से पढ़ते हैं, क्यों हम किताबों को पढ़ते हैं, क्यों हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या, हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि प्राकृतिक, देखिए कितना प्राकृतिक रूप से कितना बड़ा विस्तार है यहाँ पर पूरे विश्व या पृथ्वी पर। ठीक है, कितने लोग हैं और हम लोग क्या करते हैं, सभी आपस में, ठीक है, सभी लोगों के साथ रहते हैं, मनुष्यों के साथ, जानवरों के साथ, सभी के साथ एक तरीके से हमारा कहीं ना कहीं एक संबंध रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम जब चीज़ों को सीखे रहते हैं तो उसमें हम समायोजन कर लेते हैं अपने आप को और हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। अधिगम व्यवहार में प्रगतिशील सुधार परिवर्तन है। देखिए, आपका जो अधिगम है व्यवहार में हमेशा और हमेशा क्या करता है कि प्रगतिशील सुधार में परिवर्तन करती रहती है और अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। देखिए,
जब हम कोई चीज़ें सीखते हैं, जैसे अभी आप यूपी टेट या सी टेट के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे, तो आप जो सीख रहे हैं वो आपका उद्देश्यपूर्ण है, वो लक्ष्य आपका निर्धारित है कि आपको यूपी टेट, सी टेट या रीट, राजस्थान टेट या कोई अदर टेट आपको निकालना ही है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है अधिगम जो होता है उद्देश्यपूर्ण होता है एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अधिगम जो होती है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस होता है जो सभी के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट बात कही जा रही है कि अधिगम जो होता है जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। देखिए, अधिगम जो है एक तरीके से जीवन पर्यंत चलने वाली क्या एक सतत प्रक्रिया है। अब आइए बात करते हैं रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानिक सिद्धांत, सोपानिकी सिद्धांत। ठीक है, रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानिकी सिद्धांत को आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इसमें मजाक मत लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। यदि आप राजस्थान टेट देने जा रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। ठीक है, रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानिकी सिद्धांत के बारे में आइए बात करते हैं। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के अनेक प्रकारों का वर्णन किया। रॉबर्ट गैने नामक 1965 में रॉबर्ट गैने नामक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम की प्रकृति को समझने के लिए गैने साहब ने क्या किया, अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में अधिगम के 8 प्रकार बताए। देखिए, इन्होंने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं अपने पुस्तक में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम द कंडीशन ऑफ लर्निंग। ध्यान रखिएगा, यदि आप राजस्थान टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस किताब का नाम याद रखिएगा और साथ ही साथ लेखक का नाम भी याद रखिएगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक का नाम भी याद रखिए। तो रॉबर्ट गैने की पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम क्या है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग है। ठीक है, इन्होंने 8 प्रकार के सिद्धांत बताए हैं, 8 प्रकार के नियम बताए हैं सीखने के। पहली चीज़ें इन्होंने, आइए बात करते हैं, इन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है उसको हमने पिरामिड के आकार में बताया है ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। इन्होंने कहा है कि देखिए, सबसे निम्नतम स्तर पर सांकेतिक अधिगम बताया। देखिए, इन्होंने कहा कि जो सबसे निम्नतम स्तर का अधिगम होता है वह सांकेतिक होता है, सिग्नल होता है, और सबसे उच्चतम स्तर वाला जो अधिगम होता है वो समस्या समाधान स्तर पर होता है, समाधान अधिगम स्तर पर बताया इन्होंने। और गैने साहब ने कहा है कि अधिगम को 8 वर्गों में हमने वर्गीकृत करते हुए सोपानिकी यानी कि हायरार्की के रूप में प्रस्तुत किया। देखिए, आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि सोपानिकी यानी हायरार्की शब्द को भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं 8 प्रकार के जो सांकेतिक है, जो इन्होंने एक तरीके से जो या प्रकार बताए हैं अधिगम के सीखने के 8 प्रकार के सिद्धांत को जो इन्होंने प्रतिपादन किया है, इसको कैसे पिरामिड के आकार पे इन्होंने बताया। देखिए, इसको अभी मैं आपको वैसे बता दे रहा हूँ, लास्ट में अभी ट्रिक के माध्यम से इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। पहली चीज़ें है आपके सिग्नल लर्निंग यानी सांकेतिक लर्निंग है, फिर दूसरा आपका उद्दीपन अनुक्रिया लर्निंग है। ठीक है, तीसरा आपके सरल श्रृंखला का लर्निंग है, शाब्दिक साहचर्य सीखना लर्निंग है, विभेदीकरण सीखना लर्निंग है, और संप्रत्यय सीखना यानी लर्निंग है, और आपका नियम सीखना लर्निंग है, और लास्ट बातें हैं आपको समस्या समाधान सीखना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। देखिए, आपको पहला याद रखना है और लास्ट वाला याद रखना। वैसे तो मैं कहूँगा आपको 8 पता होना चाहिए तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर क्रम से लगाने के लिए हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं गैने ने सोपानिक सिद्धांत में क्या कहा। सोपानिकी सिद्धांत में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यदि हम देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इन्होंने कहा कि एक बच्चे को अधिगम करवाने के लिए सबसे पहले संकेत देते हैं। देखिए, एक बच्चे को सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले संकेत देते हैं, और अब वह बालक उस अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देगा। उस अनुक्रिया पर क्या देगा, उस बालक क्या करेगा, उस पर रिस्पॉन्स देगा यानी अनुक्रिया देगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या कहते हैं, फिर वह उससे संबंधित चीज़ों की श्रृंखला बनाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा जा रहा है, फिर वह उससे संबंधित चीज़ों को श्रृंखला बनाएगा, और श्रृंखला बनाकर अध्यापक को उसके बारे में शब्दों के माध्यम से बताएगा। ठीक है, फिर जब श्रृंखला बना लेगा बालक
तो अध्यापक को उसके बारे में शब्दों के माध्यम से बताएगा। देखिए पहली चीज़ें हमने क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया कि एक बच्चा होगा, अधिगम करवाने के लिए सबसे पहले संकेत देते हैं। सबसे पहले हम क्या देते हैं, संकेत देते हैं। और जब हम संकेत देते हैं तो बालक क्या करता है, उस पर रिस्पॉन्स करता है या रिस्पॉन्स देगा, और फिर उससे संबंधित चीज़ों की क्या करेगा, एक श्रृंखला बनाएगा। और एक श्रृंखला बनाकर फिर अध्यापक को उसके बारे में शब्दों के माध्यम से बताएगा या समझाएगा। अब लास्ट बातें क्या करेगा, पांचवी चीज़ें क्या करेगा, अब वह अपने तथ्य के अंतर में, तथ्यों में अंतर करके उसको विभेद करेगा, यानी कि उसका डिस्क्रिमिनेट करके बताएगा। और विभेद करने के पश्चात एक संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट बनाएगा। और कॉन्सेप्ट बनाने के पश्चात क्या करेगा, उसके बाद वह नियम निकालेगा। और जैसे ही नियम निकलता है वैसे ही समस्या समाधान स्वतः ही हो जाएगा, वैसे ही समस्या समाधान स्वतः हो जाएगा। देखिए अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप एक काम करिएगा, स्क्रीन को रोक कर आप इसको खुद पढ़िएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि समझ में आ गया हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब बात कही जा रही है कि आपकी अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, यानी लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, लर्निंग की प्रोसेस क्या होती है, क्या प्रक्रिया होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। ठीक है, अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं। तो सीखना एक विस्तृत व्यापक मानसिक क्रिया है। ठीक है, इसको भी आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जो सीखना एक विस्तृत और व्यापक मानसिक क्रिया है, इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, निरंतरता का गुण पाया जाता है, ये बात सभी लोग जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहती है, तभी सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। और इसीलिए कहा भी गया है कि सीखना जो होती है एक तरीके से हमेशा सतत चलने वाली एक प्रक्रिया भी है। और विभिन्न सोपानों जो सीखना होता है, जब कोई चीज़ें सीखते हैं तो विभिन्न हायरार्की से होकर, विभिन्न हायरार्की से गुजर कर यह क्रिया को संपन्न करती है। देखिए विभिन्न क्रियाओं से या विभिन्न सोपानों से गुजर कर यह सीखते हम कोई भी चीज़ें जब सीखते हैं। देखिए पहली चीज़ें कही जा रही है कि अभिप्रेरणा, एक व्यक्ति को सबसे पहले किसी चीज़ को सीखने के लिए उसको अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसे मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। फिर वह विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं यानी विभिन्न प्रकार के रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स जब देता है तो उसको कहीं ना कुछ बाधाएं जरूर आती हैं। ठीक है, जब वो कोई चीज़ें सीखेगा तो उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। ठीक है, और बाधाएं आएंगी तो उसमें उसके बाद जब वो थोड़ी सी समस्या से आगे बढ़ेगा, उसको दूर करेगा, तो उसको फीडबैक यानी पुनर्वलन प्राप्त होगा। और जब पुनर्वलन प्राप्त होगा तो उसको अनुभवों का संगठन होगा। जब अनुभवों का संगठन होगा तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता होगी, यानी कि वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आगे मैं और भी चीज़ें इसी के संदर्भ में बताने वाला हूँ। देखिए मनुष्य, एक मनुष्य होता है, उसे सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एम फॉर मोटिवेशन यानी प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के रिस्पॉन्स यानी अनुक्रियाएं करता है। और तीसरी बात, जब वह किसी चीज़ को सीखना है तो उसमें कहीं ना कुछ बाधाएं जरूर आती हैं। और जब बाधाएं आती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आगे बढ़ता है। जब आगे बढ़ता है तो उसको पुनर्वलन यानी फीडबैक प्राप्त होता है। जब फीडबैक प्राप्त होता है तो अनुभवों का वह संगठन करता है, और उसके बाद वह लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है, यानी कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। बिल्कुल वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, यहाँ पर पूरा इंग्लिश में है। तो हो सकता है कई बार हमारे पास हमसे इंग्लिश में भी पूछा जा सकते हैं कि मिलान करने के लिए दे दिया जाए, वैसे इतना बड़ा नहीं पूछेगा, लेकिन सपोज दैट अगर पूछेगा भी तो कोई समस्या नहीं, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। तो एम फॉर मोटिवेशन, पी फॉर पर्सन, और वी आर फॉर वेरियस रिस्पॉन्स, और वी फॉर बैरियर जो आपका बाधाएं वाली बात की जा रही थी, कठिनाइयाँ कहीं ना कहीं आती हैं। और करेक्ट रिस्पॉन्स यानी सही अनुक्रिया जरूर देगा, सी आर फॉर मतलब करेक्ट अनुक्रिया। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया ही था। और फीडबैक पुनर्वलन, मैंने आपको बताया कि फीडबैक उसे फिर अनुभवों का संगठन करेगा, और उसके बाद उसकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, जो चीज़ वो सीखना चाहता है। अब बात करते हैं निष्कर्ष के संदर्भ में। ठीक है, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। तो व्यक्ति में सीखने की प्रक्रिया के लिए सर्वप्रथम क्या होता है, प्रेरणा जागृत होती है। ये बात सत्य है, जब व्यक्ति क्या करता है, किसी चीज़ के सीखता है या सीखने का प्रयास करता है तो उसमें क्या होती है, प्रेरणा जागृत होती है। और फिर मनुष्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुक्रियाएं करता है, जो मैंने आपको बताया। तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ये भी मैंने आपको बताया, जिन्हें मनुष्य हटाने का प्रयास करता है और जिसमें सीखने की प्रक्रिया
क्रिया निहित होती है और कई क्रियाओं करने के बाद एक सही अनुक्रिया प्राप्त होती है। एक सही अनुक्रिया द्वारा बाधाओं को दूर किया जाता है और यह सही अनुक्रिया ही मनुष्य को पुनर्बलन प्रदान करती है। यानी सही अनुक्रिया ही क्या करती है, मनुष्य को पुनर्बलन प्रदान करती है और जिससे क्या होता है कि वह अपने अनुभवों का संगठित करता है और जब वह अपने अनुभवों को संगठित करते हुए आगे बढ़ता है तो लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है, लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल जो मैंने आपको वहाँ बताया बिल्कुल वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपकी किताब में। देखिए हमेशा किताब और बातें एक साथ नहीं मिलती हैं, बात आप भी जानते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मैंने वही चीज़ें आपको समझाया कि अभिप्रेरणा यानी कि एक व्यक्ति को अभिप्रेरणा मिलती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, या किसी व्यक्ति को एक मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है किसी चीज़ को सीखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, वही चीज़ें हैं, ठीक है। बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप इसको रोक कर बिल्कुल आप इसको क्या करिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िएगा और समझिएगा, आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। एक उदाहरण के रूप में यदि इसको हम समझें तो और बेहतर तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए एक विद्यार्थी का सपना होता है अध्यापक बनना और वह परीक्षा भी देता है, परंतु उसमें वह सफल हो जाता है। फिर भी वह फिर क्या करता है, दोबारा अच्छे से तैयारी करने का प्रयास करता है या तैयारी करता भी है और विभिन्न तरह की प्रशिक्षण सामग्री, अलग अलग नोट्स बुक्स वगैरह परचेज करता है या सामग्री को कलेक्ट करता है और प्रयोग करके तैयारी करता है और इस बार वह कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। ये बात सत्य है जो मैंने आपको बताया कि अधिगम प्रोसेस में कुछ यही प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों की अधिगम व परिपक्वता में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपको मेरा मानना है कि वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, ठीक है। तो वीडियो भले ही लंबी होगी लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए, अच्छे से समझिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें कलेक्ट किया है, ठीक है। लगभग 1 घंटे का लेक्चर है, ठीक है, लेकिन मैं इसको कम ही समय में कलेक्ट कर दूंगा सब कुछ, यानी कि पढ़ा दूंगा। आइए बात करते हैं अधिगम एवं परिपक्वता में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड मैच्योरिटी की बात की जा रही है। तो अधिगम यानी लर्निंग और आपकी मैच्योरिटी यानी परिपक्वता की बात की जा रही है। तो दोनों में अंतर क्या है कि जब आपका अनुभव है वो आपका अनुभव जो होता है, अधिगम जो होता है वो अनुभव अर्जित होता है और परिपक्वता जो होती है आपकी जन्मजात होते हैं, फिर आपके अभ्यास से प्रभावित। देखो जो अधिगम होता है वो कहीं ना कहीं अभ्यास से प्रभावित होता है, लेकिन परिपक्वता जो होता है आपके अभ्यास से अप्रभावित रहता है, ठीक है। अधिगम में क्या होता है, प्रेरणा जरूर मिलती है और परिपक्वता में क्या होता है, प्रेरणा की जरूर आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए अधिगम करने के लिए आपको प्रेरणा यानी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परिपक्वता में किसी भी प्रकार की कोई प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, ना ही इसकी कोई ज़रूरत होती है। आपका अधिगम जो होता है मनोशारीरिक होता है और मैच्योरिटी जो होती है आपकी शारीरिक होती है, ठीक, शारीरिक होता है। अधिगम जो होता है आपका बाह्य होता है और लर्निंग यानी कि जो मैच्योरिटी होता है आपके आंतरिक होता है। सभी में अधिगम जो होता है सभी में अलग अलग होता है और मैच्योरिटी में देखा गया है सभी में समान पाया जाता है। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, लेकिन जो आपकी मैच्योरिटी होती है वो प्रजातीय प्रक्रिया होती है। बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को बिल्कुल आप नज़रअंदाज नहीं करिएगा, ठीक है। जो आपकी अधिगम होती है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है, ठीक है, लेकिन जो आपकी मैच्योरिटी आती है वो प्रजातीय प्रक्रिया होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रजातीय प्रक्रिया होता है। वातावरण जो अधिगम होता है वातावरण पर आधारित होता है, लेकिन जो वंशानुक्रम जो आपका मैच्योरिटी आपके अंदर आती है, जो मैच्योरिटी आता है आपके अंदर वो है आपके वंशानुक्रम पर आधारित होता है। नेक्स्ट बात कही जा रही है कि जो आपका अधिगम होता है जन्म से मृत्यु तक चलता है, कहीं ना कहीं जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं और मैंने अभी आपको जब चैप्टर शुरू करने से पहले इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो आपका मैच्योरिटी होता है, मैच्योरिटी जो आपका होता है निश्चित समय तक रहती है। देखिए अधिगम के अंतर्गत जैसे विद्यालय जाना, पढ़ना से लिखना, सिलाई, ठीक है, सीखना, नैतिकता इत्यादि चीज़ें आती हैं, या बातें सीखना या बालक को तैरना इत्यादि चीज़ें आती हैं। लेकिन मैच्योरिटी में जैसे बालक जो होता है घुटनों के बल चलने लगता है, खड़ा होना, कुछ शब्दों का बोलने लगता है इत्यादि चीज़ें, इसे क्या कहा जाएगा, आपका मैच्योरिटी कहा जाएगा। बिल्कुल एग्जाम्पल याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला। देखिए थोड़ा से समझने का भी प्रयास किया करें। आप लोग क्या करते हैं, बिल्कुल रट्टा मारते रहते हैं और रट्टा मारने वाले में क्या होता है बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं।
समझने का भी प्रयास किया करें, चीज़ों को अप्लीकेबल करने का प्रयास किया करें। बिल्कुल सब कुछ हमारे सामने ही है, बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए और थोड़ा से हमें समय देना पड़ता है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से जानने में। देखिए किसी भी सब्जेक्ट को अगर हमें अच्छे से पढ़ना है तो थोड़ा सा उसमें समय देना चाहिए, और मेरा मानना है यदि आप समय देंगे तो डेफिनेटली कहता हूँ मैं कि आपका जो सब्जेक्ट होगा बेहतर हो जाएगा, आपकी भाषा पर पकड़ हो जाएगी, आपके टॉपिक पर पकड़ हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, कुछ बातें और भी कही गई है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वास्तव में परिपक्वता व अधिगम का अंतर संबंध होता है और कैसा होता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परिपक्वता व अधिगम में कैसा संबंध होता है, बाह्य संबंध होता है, अंतर संबंध होता है, या एटसेट्रा कुछ भी दे सकता है। तो अंतर संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे के लिए सहायक भी होते हैं और बाधक भी होते हैं। देखिए ये दोनों एक दूसरे के लिए जितना सहायक होते हैं उतना बाधक भी बताया गया है, उतना बाधक भी होता है। परिपक्वता जो वंशानुक्रम के गुणों पर आधारित होता है और वहीं अधिगम के लिए कच्ची सामग्री प्रदान करती हैं, परंतु अभ्यास के बिना केवल परिपक्वता के आधार पर विकास नहीं किया जा सकता है। ये बात सत्य है कि परिपक्वता के आधार पर केवल और केवल हम विकास नहीं कर सकते हैं, अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है कहीं ना कहीं। ठीक है, आइए बात करते हैं रटना व सीखने में क्या अंतर है। मित्रों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर कोई रीट का एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए तो बहुत बेहतर तरीका है, बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है रटना का मतलब क्या है। रटना को एक चीज़ें यहाँ कह दिया गया है कि इसे हम क्या कहते हैं, बैंकिंग मॉडल कहते हैं। देखिए रटना को बैंकिंग मॉडल कहा जाता है, और यहाँ कहने का तात्पर्य है कि तथ्यों को याद करना, पूछे जाने पर तुरंत बता देना को ही क्या कहा जाता है, रटने के अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। जैसे कुछ छात्रों के दिमाग रूपी बैंक में ज्ञान जमा हो जाता है। कुछ छात्रों में क्या होता है कि बैंक रूपी दिमाग में से देखिए कुछ छात्रों के दिमाग रूपी बैंक में ज्ञान जमा हो जाता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर वे छात्र क्या करते हैं, इन तथ्यों को बताना शुरू कर देता है और निकालना शुरू कर देता है। आपने देखा जो रटने वाले व्यक्ति होते हैं बिल्कुल फटाफट बोलना ऐसे शुरू करते हैं जैसे उनके पीछे, जैसे उनके अंदर दिमाग में उनके कंप्यूटर फिट किया गया हो। ठीक है, लेकिन हाँ उन्हें सिर्फ याद ही रहता है, उनके अंदर समझ नहीं रहती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा नई शिक्षा नीति पर इस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जो भी जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने भी अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की बात कर रहा है, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि अब हम रटने पर नहीं बल्कि हम सिखाने पर ज़्यादा बल देंगे। बिल्कुल सही बात है कि हमें टीचरों को और साथ ही साथ टीचर्स के साथ साथ हमारी सरकार को इन बातों पर ध्यान रखना होगा। इन चीज़ों पर हमें पकड़ बनानी पड़ेगी कि बच्चों को सिखाया जाए, उनको रटाया ना जाए, उनको समझने के बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर समझ विकसित किया जाए, जिससे कि जो बच्चे आज जो एक तरीके से हम लोग जॉब के लिए पीछे भागते हैं तो हम खुद एक जॉब क्रिएटर बनने लगेंगे। देखिए जब जॉब क्रिएटर हम बनेंगे कैसे, जब चीज़ों की समझ हमारी अच्छी होगी। हमें कुछ समझ ही नहीं है, हमने हमेशा रट कर पढ़ा है, और उसका रीज़न क्या है, हमें रट कर पढ़ाया गया और इसीलिए हम रट कर पढ़वाते भी हैं और रट कर पढ़ते भी हैं। बिल्कुल ये पद्धति जो है बिल्कुल सही रूप से लागू होती ही नहीं है। अगर हम अदर कंट्री की बात करते हैं तो आपने देखा है कि अदर कंट्री की हम तुलना तो करते हैं, लेकिन अदर कंट्री में क्या वहाँ के फैसिलिटी है, शिक्षा व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या हमने कभी उन चीज़ों के बारे में समझा है? हमारी सरकार ने कभी इन चीज़ों को समझा है कि नहीं? अगर इन चीज़ों को सभी एक एक व्यक्ति समझने का प्रयास करने लगे तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने लगे। ठीक है, लेकिन ना तो सरकार समझने को तैयार रहती है, ना ही तो हमारे देश के नागरिक, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों को आप जानते हो जाति, धर्म, लिंग इन सभी पर बहस करने को कहते हो तो 24 घंटा करेंगे, लेकिन अगर शिक्षा की बात कर लिया जाए, स्वास्थ्य पर बात कर लिया जाए तो बिल्कुल कोई व्यक्ति नहीं बोलने वाला है। बिल्कुल इस पर सभी मौन हो जाते हैं, इस तरह जैसे उनको एक तरीके से कुछ कह दिया गया हो और वो घर से गुस्से उससे होकर आ गए हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है सीखना या लर्निंग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। लर्निंग को हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। ठीक है, एक बात सत्य है, सीखने में क्या होता है, हमेशा तर्क और वितर्क और सोचने समझने की आवश्यकता होती है। देखिए जब भी कोई चीज़ें हम सीखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें तर्क वितर्क करना पड़ता है, सोचने समझने की हमारी थोड़ी क्षमता बढ़ती है और उसकी आवश्यकता भी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमें कंप्यूटर सीखना है तो हम रट कर नहीं सीख सकते हैं।
ठीक है, अगर हमें कंप्यूटर सीखना है तो हमें समझना पड़ेगा ही। ठीक है, कौन सी कीवर्ड क्या है, किस प्रकार से काम करती है, और कंप्यूटर क्या कह रहा है, उसकी भाषा को भी हमें समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल हमें लर्निंग में यही चीज़ें इसलिए कहा गया है कि हम लर्निंग को एक प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि किसको प्रोग्रामिंग कहा जा सकता है, लर्निंग रटनिंग, याद रखिएगा दोनों चीज़ें में। तो आपका लर्निंग आपका प्रोग्रामिंग कहा जा सकता है, यानी लर्निंग को प्रोग्रामिंग कहते हैं। नेक्स्ट बात ये कही जा रही है कि सभी बच्चों को सीखना अलग अलग प्रकार से होता है। देखिए, सभी बच्चों का जो सीखना होता है वो अलग अलग प्रकार से होता है। कुछ जल्दी सीखते हैं तो कुछ ऐसे बालक होते हैं जो धीमी गति से सीखते हैं, और सीखने की इस नज़रिया को हम प्रोग्रामिंग मॉडल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सीखने के इस नज़रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। सीखने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल कहते हैं। मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए बात करते हैं वाटसन तथा खरगोश, वाटसन द्वारा खरगोश और बच्चों पर किया गया प्रयोग। बिल्कुल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको समझने में थोड़ा मज़ा भी आता है कि वाटसन के द्वारा क्या किया गया है, खरगोश और बच्चे पर किया गया प्रयोग जो है। आइए बात करते हैं कि इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो वाटसन महोदय ने 1920 में एक्सपेरिमेंट किया, और कैसे किया आइए बात करते हैं। तो वाटसन तथा उनकी बीवी, उनकी पत्नी रेनर ने क्या किया, अपने पुत्र अल्बर्ट को जो 11 महीने का था उस पर एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, उसको खेलने के लिए एक खरगोश दे दिया। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने बालक को खेलने के लिए एक खरगोश दे दिया, और जब अल्बर्ट क्या करता है, खरगोश को छूता है, तब बालक को बहुत ही आनंद अनुभूति प्राप्त होती है। देखिए, जब अल्बर्ट क्या करता है, खरगोश को जैसे ही छूता है उसको बहुत ही अच्छा लगता है, उसको अच्छी अनुभूति प्राप्त होती है। लेकिन कुछ समय पश्चात, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो कहानी में थोड़ा से ट्विस्ट आएगा, थोड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन वाटसन ने कुछ समय पश्चात उसके साथ एक डरावनी ध्वनि पैदा करने लगे। देखिए, वाटसन महोदय ने क्या किया, कुछ समय पश्चात उसके साथ एक डरावनी ध्वनि पैदा करने लगे, और इस क्रिया को उन्होंने बार बार दोहराया। जब जब अल्बर्ट खरगोश के हाथ को लगाता, जब जब अल्बर्ट क्या करता था, अब खरगोश को हाथ में लगाता था, तब तब उसे क्या मिलती थी, एक डरावनी ध्वनि मिलती थी। और जिसके कारण क्या हुआ, अल्बर्ट जब भी खरगोश को देखता था वो डर जाता था। अब यहाँ एक बात यह निकल कर सामने आती है कि अब अल्बर्ट न केवल खरगोश से बल्कि ऐसी सभी चीज़ों से वह डरने लगा जो नरम और कोमल, जैसे बालों वाली, यानी कि रुई की गोले इत्यादि से भी डरने लग गया। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर जिस प्रकार की आप अवधारणा किसी के सामने बना दोगे, उसी प्रकार की अवधारणा से वो व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, या बालक प्रेरित होता है, उसी चीज़ों से वो डरने लगता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि अगर जैसे कि एक तरीके से आपने देखा होगा कि अगर बालक ने क्या किया है, किसी काली गाय को देख लिया है, तो उसके मन में एक अवधारणा बन जाती है। अब काली चीज़ें उतनी ही बड़ी कोई भी चीज़ें दिखाएंगी तो उसे गाय ही समझेगा, चाहे वो भैंस ही क्यों ना हो। ठीक है, उसके अंदर क्योंकि उसके मन में एक अवधारणा सी बन गई है, और उसी तरह यहाँ पर एक अवधारणा सी बन गई है कि अगर मैंने खरगोश के जैसे भी नरम बालों वाले चीज़ों को मैं देखता हूँ या पकड़ेगा, और उसके अंदर एक डर सा भय पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसने उन चीज़ों को फेस किया है। ठीक है, इसी की वजह से तो हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना होता है कि कभी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति के सामने इस तरह के कोई हरकतें या चीज़ें नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो एक तरीके से प्रयोग करने की बात की जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग उद्देश्य नहीं था। तो एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने प्रयोग करने पर हमें समझाने का प्रयास किया। अब आइए बात करते हैं कि राजू खिड़की के पास खड़ा था। अचानक तूफान आया और बिजली चमकी, तेज कड़कने की आवाज़ हुई। राजू शोर सुनकर उछलने लगा और रोने लगा। और इस घटना के कुछ समय पश्चात क्या हुआ, इसी तरह की दोबारा आवाज़ आने पर क्या हुआ, राजू डर कर रोने लगता है, क्योंकि उसने इस प्रकार की चीज़ें की घटना से एक बार प्रेरित हो चुका है, अनुभव हो चुका है उसे, अनुभव या मतलब एक तरीके से फेस कर चुका है, जिसके कारण उसके साथ अब आगे भी समस्या। देखिए, अगर हम ही लोग, जैसे कि आपको याद हो तो बचपनावस्था में क्या होता है, लोगों ने बताया कि हमें भूत नामक कोई चीज़ें होती हैं, और जो चीज़ें हमारे मन में एक बार डर सा बन गया है, वो चीज़ें हम हमेशा वो चीज़ें के बारे में सोचते हैं। जब भी हम अकेले होते हैं या अंधेरों में होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, भूत वगैरह जो नाम आते हैं वो वाकई में यहाँ होंगे, कुछ इसी तरह से जैसे हमने टीवी वगैरह में देखा हो, तो हमारे मन में कुछ उस तरह की पिक्चर बन जाती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से सीखने की ही पद्धति इन्होंने बताया कि कैसे लोग सीखते हैं या कैसी चीज़ें होती हैं। अब आइए बात करते हैं कोहलर का प्रयोग। ठीक है, कोहलर के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो सूझ का सिद्धांत कोहलर द्वारा प्रयोग किए गए कुछ प्रयोगों पर आधारित है। कोहलर ने
कई तरह के पशुओं जैसे कि वनमानुष, बंदर, मुर्गी, कुत्ते पर प्रयोग किए हैं, परंतु उनके द्वारा 1913 से 1918 के बीच केनरी द्वीप में सुल्तान नामक वनमानुष चिंपैंजी पर जो किया गया प्रयोग है सर्वाधिक प्रचलित हुआ। ठीक है, आइए बात करते हैं। तीन तरीके से हम देखेंगे इस प्रयोग को, किस प्रकार से इन्होंने तीन प्रकार से हमें बताने का प्रयास किया। सीखने यानी सूझबूझ के सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादन भी किया है, और सूझबूझ के संदर्भ में देखिए कैसे व्यक्ति एक तरीके से सीखता है। ठीक है, यहाँ पर जानवर के संदर्भ में कहा गया है, एक तरीके से कोहलर जी महोदय जी ने यानी कि वनमानुष के बारे में बताया है। ठीक है, आइए बात करते हैं यानी चिंपैंजी के बारे में। देखिए एक प्रयोग में, देखिए ये तीनों प्रयोग मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ, तीनों प्रयोग को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। तीनों प्रयोग मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है, यानी बताने चल रहा हूँ। आइए बात करते हैं। एक प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आप कल्पना करते चलिए। अगर आप इमेजिनेशन करते चलेंगे हमारे साथ तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और मज़ा आएगा। देखिए एक प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान नामक एक चिंपैंजी को एक कमरे में, एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया। अब मान लीजिए एक कमरा है, उसमें उन्होंने क्या कर दिया, सुल्तान को बंद कर दिया, और जिसकी छत से केले को लटका दिया गया। मान लीजिए सपोज दैट ए आपका छत है और केले को लटका दिया गया, तथा कमरे में एक बक्सा भी रखा हुआ था। चिंपैंजी उछल कूद करके केले प्राप्त नहीं कर सकता था। ठीक है, नहीं कर सकता था, परंतु बक्से को कमरे के बीच में रखकर उस पर खड़े होकर उछलने पर केले प्राप्त पा सकता था। और सुल्तान ने पहले उछलकर केले प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु वह केले प्राप्त करने में असफल रहा। अब अचानक से उसके अंदर सूझा और तथा कुछ सूझा। उसने बक्से को एक प्लेटफॉर्म के रूप में केले के ठीक नीचे रखकर उस पर उछलकर केले प्राप्त कर लिया। और सुल्तान ने इन सब कार्यों से सिद्ध हुआ सुल्तान से। अब देखिए जैसे ही एक तरीके से उसने क्या किया, जो बॉक्स था उसको बॉक्स को केले के सामने रखा और उससे उसको नज़दीक पड़ गया और केले को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि सुल्तान ने इन सब सुल्तान के इन सब कार्यों से सिद्ध होता है कि उसमें सूझ थी। उसमें क्या थी, सूझ थी, जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको सहायता मिली या उसकी सहायता की। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरा प्रयोग। देखिए दूसरा प्रयोग में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, वही केले वाला ही संदर्भ है, केला का ही बात कही जा रही है। चलो बता देता हूँ। दूसरे प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान को वापस कमरे में बंद कर दिया और छत की ऊंचाई पर केले को लटका दिया। और इस बार क्या हुआ कि कमरे में दो बक्से रख दिए और सुल्तान उछल कूद करने लगा, लेकिन केले प्राप्त नहीं कर पाया। और उसने पुनः बक्से को मध्य में रखकर केले को प्राप्त करने की कोशिश की। फिर भी ज़्यादा ऊंचाई के कारण क्या हुआ, केले को वह प्राप्त नहीं कर सका। लेकिन उसने अंततः क्या किया कि समग्र आकार का निरीक्षण करके अपनी सूझबूझ के माध्यम से दूसरा बक्से के भी एक के ऊपर एक रखकर केले प्राप्त कर लिया। एक बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स और रख दिया, दोनों बॉक्स के ऊपर आप केला नज़दीक हो गया और प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर सूझबूझ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट बातें करते हैं कि सुल्तान को पिंजरे में बंद किया गया। और फिर सुल्तान को तीसरे प्रयोग में क्या हुआ, सुल्तान को पिंजरे में बंद किया गया और पिंजरे में दो छड़ी रख दी गई और ये दोनों छड़ी आपस में परस्पर जोड़ने वाली थी। और इस बार केले पिंजरे के बाहर रखे गए। इस बार क्या किया गया सॉरी इस बार केले को पिंजरे के बाहर रखा गया और सुल्तान ने पहले केले को हाथ से खींचने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ कि केले पकड़ में नहीं आए। फिर सुल्तान ने सूझबूझ का प्रयोग किया और छड़ी को उठाई और आपस में जोड़ दी। तत्पश्चात उसने केले प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो एक व्यक्ति सूझबूझ से कुछ भी कर सकता है, बात सत्य है। और उस वनमानुष सुल्तान के समान ही बालक और व्यक्ति भी सूझ के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल उसी के आधार पर भी व्यक्ति सीखते हैं। और सूझ का आधार जो होता है वो कल्पना होता है। सूझ का आधार क्या होता है दोस्तों, कल्पना होता है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि यह वीडियो आपको कैसे लगी। अगर इसी तरह के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपको बेहतर तरीके से आपकी तैयारी को, मैं साइकोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से करवा दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।